अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जुबैर सलीम और हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर पे। एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस फेलियर विद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आईफरएस 13 के साथ मैं रिलेट करूंगा। देन विल बी टॉकिंग अबाउट आईफरएस 9 एंड एक इंडिकेशन है जो लोगों को अक्सर समझ नहीं आती। लोग पूछते हैं सर ये क्या हो रहा है। आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि वो इंडिकेशंस क्यों। मेरे से अगर आप लोग पूछें कि कोई एक रीजन, मतलब ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल रीजंस, कोई एक रीजन नहीं होती, व्हाट बट वन मेजर रीजन जो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ दिस बैंक, वो क्या है? देन आई विल से इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स ने किस तरह धज्जियां उड़ाई इस बैंक की और इसकी बैलेंस शीट की, और किस तरह इसके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट किया, और किस तरह लोगों को लगना शुरू हुआ कि बैंक डिफॉल्ट कर जाएगी और लोग पैनिक में आके अपनी सारे के सारे पैसे विड्रॉ करने आ गए। और अल्टीमेटली इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सारे लोगों को पे ऑफ कर सकें, और इनके जो एसेट साइड थी और लाइबिलिटी साइड थी वो मैच नहीं कर रही थी। इनके एसेट्स कम थे और लाइबिलिटीज ज्यादा थी। सर अब ये किस तरह रिलेट करने वाले हैं, हम लोग इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, तो प्लीज जरा साथ रहिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि होता क्या है। अब गाइस, पहला कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द रीजंस जो मैं कह रहा हूं कि इसके फेलियर की वजह बनी है, दैट इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। यूएसए में 2021 में गाइस 1% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, 1% से थोड़ा कम। अब 1% पे रेट चल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट को उधार दूं तो वो मुझे 1% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे, मुझे 1% रिटर्न मिलेगा। यूएसए में 1% काफी अच्छा रिटर्न कंसीडर किया जाता है, 2% क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है। हुआ ये कि कोविड के बाद इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया इकोनॉमी में। अब जब पैसा गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगी इकोनॉमी में, तो पैसा जब इकोनॉमी में ज्यादा आएगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, ज्यादा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करा दिया। स्पेसिफिकली जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक वाज द बैंक ऑफ इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के पास जब पैसा आया ना, तो उन लोगों ने सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब रिमेंबर, सिलिकॉन वैली बैंक के पास डिपॉजिट्स, दे हैव सर्टेन डिपॉजिट्स, और इन डिपॉजिट्स को अब वो लेके बैठे हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इनके डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा वैल्यू से इंक्रीज किए थे फ्रॉम 2019 टू 2021। इन 2 सालों में इनके डिपॉजिट्स तकरीबन, कोई उसमें जो इंक्रीज आया था तकरीबन कोई 60-70% इंक्रीज आ गया था। इतना डिपॉजिट, और क्यों हुआ? कोविड-19 के बाद इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने पैसा इंजेक्ट किया, और जब गवर्नमेंट ने पैसा इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, तो वो पैसा डिफरेंट बिजनेसेस के पास आया, स्टार्टअप्स के पास भी आया, और वो अल्टीमेटली कहां पे पड़ा हुआ है? सिलिकॉन बैंक में पड़ा हुआ है। अब इनके पास डिपॉजिट्स आ गए, पैसे आ गए इनके पास। याद रहे, ये जो पैसा है ये इन लोगों ने देना है, तो हमें पता है अगर ये पैसे डिपॉजिट्स ले लिए इन्होंने, तो ये इनकी लाइबिलिटीज की साइड पे आ जाएंगे। अब लाइबिलिटी साइड पे जो मेजॉरिटी पैसा था वो कहां पे था? मेजॉरिटी जो पैसा लाइबिलिटी साइड में वो करंट अकाउंट्स में था। करंट अकाउंट्स में क्यों पैसा था? करंट अकाउंट्स का मतलब होता है जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो इसका काफी ज्यादा चंक कहां पे पड़ा हुआ था? करंट अकाउंट्स में। इसका मतलब इन्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। इनके तो वारे न्यारे हो गए, इन्होंने कहा इतना पैसा आ गया है, मेजॉरिटी करंट अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट्स में जब दिल करे कस्टमर का पैसे निकलवा ले, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। तो ये बड़े खुश। इन्होंने कहा यार बल्ले बल्ले हो गई। किन्होंने कहा? ऑब्वियसली बैंक वालों ने कहा, स्पेसिफिकली उसके जो सीईओ थे, भाई थे। अब क्या हुआ गाइस, करंट अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है। अब इन लोगों को ने क्या किया, 2021 में इन्होंने कहा यार कि इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे। यहां पे पहली गलती हुई। वन ऑफ द मेजर रीजन जो बनी फेलियर ऑफ बैंक की, वो यहां पे हुई। इन लोगों ने कहा यार पैसा लगाना है, पैसा लगाना है, तो इन लोगों ने कहा पैसा ये जो पड़ा हुआ है हमारे पास, ये कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। अब देखो, होना ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए रिस्क प्रोफाइल को, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। रिक्वायरमेंट क्या है कि इन लोगों को, जिन लोगों ने डिपॉजिट्स किए हैं करंट अकाउंट्स में किए हुए हैं, ये जब दिल करेगा ये पैसे मांग सकते हैं हमसे। जब दिल करेगा वो पैसे मांग सकते हैं हमसे, ऐसा ही है। तो अब इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी जल्दी पैसे दे दें हमें।
जल्दी जल्दी पैसे दे दें ताकि उधर से पैसा आए, जैसे ही उनको जरूरत हो तो हम इन्वेस्टमेंट्स बेच के इनको पैसा देते रहें, और कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे कोई रिस्क ज्यादा ना हो। तो इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझदारी करते हुए इन लोगों ने क्या किया, जरा बात समझो। करंट अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, इन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए वो इन्वेस्टमेंट्स की। अब इन्वेस्टमेंट्स होनी तो लाइक विद लाइक चाहिए थी ताकि नीड्स को पूरा कर सके, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि इन लोगों ने 10 इयर्स बॉन्ड में 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगा दिए। 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मेजॉरिटी पैसा लगा दिया। ऑलमोस्ट 70%, 70 से 80% के बीच में जो इनके पैसा था वो कहां पे लगा दिया इन लोगों ने, इन्वेस्टमेंट कर दी इन 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी, उन इन्वेस्टमेंट्स में अगर इन्वेस्टमेंट की रेशो देखी जाए तो ऑलमोस्ट 70 to 80% थी, और ये बॉन्ड का रेट था 1%। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना पैसा गवर्नमेंट के पास रखवा दिया है और गवर्नमेंट से 1% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और ये बड़े खुश थे कि 1% आई जा रहा है, 1% बिलियंस पे आ रहा है और देना तो कुछ नहीं है, बस उनकी जरूरत है, जब उनको पैसा चाहिए होता हम दे देते हैं। तो ये बड़े खुश थे। पहली गलती क्या हुई कि 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया। अब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग के रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आएगा। गवर्नमेंट को लगा, यूएस की गवर्नमेंट को, कि यार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने चाहिए पोस्ट कोविड, जो इंप्लीकेशंस आ रही थी डिफरेंट इकोनॉमी में, तो इनको लगा यार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है, आपको पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया, जो कि बाय 2023 4% पे आ गया। अब यहां पे इंप्लीकेशन आएगी आईएफआरएस 13 की और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की। हम हमेशा कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, या हमने आईएस 36 में पढ़ा हुआ। अब जरा देखिएगा कि ये लॉसेस किस तरह लेके आएगा। अब मैं इस यहां पे कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा विच इज आईएफआरएस 13 का कॉन्सेप्ट। आईएफआरएस 13 कहता है कि किसी भी चीज की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो ना, तो डिफरेंट अप्रोचेस है वहां पे। एक इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच कहती है कि फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो मार्केट रेट पे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्केट रेट पे आप फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लो। अब मुझे बताएं कि आपको कैश फ्लोज मिलना क्या है। आप अपने आप को लॉक कर चुके थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सिलिकॉन बैंक पैसा लगा चुकी थी 1% पे। इसका मतलब है 10 साल तक उन्हें 1 1 1 1% आएगा, और आखिरी दिन उन्हें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल। अब ये इनका सीन है, और इस इन्होंने रख लिया इसे हेल्ड टिल मेच्योरिटी। हेल्ड टिल मेच्योरिटी हम यूज करते हैं यूएसए गैप में। पुराना आईएस 39 भी ये वर्ड यूज करता था। आईएस 39 रिप्लेस हो चुका है बाय आईएफआरएस 9। आजकल हम उसे कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट। अब हमने बात कर ली अमोर्टाइज कॉस्ट पे, यानी हमने इन इन्वेस्टमेंट्स को रखना था अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ये बात समझ लगी। अब अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है तो फिर हमें फेयर वैल्यूज के गेन लॉसेस दिखाने की तो जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे आया। ये जो फेयर वैल्यू की फ्लक्चुएशन आई है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज, ये पीएनएल में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, पीएनएल में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब आप कहेंगे सर क्रेडिट इंपेयर्ड लॉस तो आता है ना, वो तो आया होगा। तो आंसर है गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस ही नहीं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है वो पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं था, कोई क्रेडिट इंपेयर्ड लॉस नहीं था, कोई बैड डेट के डिफॉल्ट के चांसेस नहीं थे। इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू लॉस तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे सर फेयर वैल्यू लॉस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सर जब 4% रेट हो गया है तो सेम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जब मार्केट रेट पे 4% पे ली जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी, कम। तो आपके एसेट्स की फेयर वैल्यू कम हो चुकी है, लेकिन नजर नहीं आ रही। दिस इज द अकाउंटिंग लूप होल। इसको वो लोग कह रहे हैं अकाउंटिंग लूप होल, और वो कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग लूप होल ने भी कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द बैंक फेलियर। ये टाइमली पता ही नहीं चल रहा था। अब रेट बढ़ा, फेयर वैल्यू कम हुई, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे पड़ी हुई हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी पे पड़ी हुई हैं। हेल्ड टिल मैच्योरिटी अमोर्टाइज कॉस्ट के बारे में मैं बताता जाऊं। यहां पे हम फेयर वैल्यूज के इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ऑल्दो हम नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स में शो कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसको फाइनेंशियल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, अपनी पीएनएल में नहीं दिखाते। पहला पॉइंट हो गया। ओके, इसका मतलब ये है कि मार्केट रेट बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स होती हैं उनकी वैल्यू कम होती है, और भाई होनी भी चाहिए। आपने 1% पे इन्वेस्ट किया हुआ है, मार्केट अब 4% जनरेट करके दे रही है, तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि आप अपने जब बॉन्ड को देखते हैं ना, आप कहते हैं और तू मुझे 1% दे रहा है, ओ कमीने तू क्या कर रहा है मेरे साथ। और मार्केट में हर बंदा जो पैसे आज लगा रहा है उसको 4-4% मिल रहे हैं, तो आपको ये समझ आ गई है कि आपका बॉन्ड सही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो रेट नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा जो कि मार्केट में मिल रहा। तो मार्केट के कंपैरिजन में आपके बॉन्ड की वैल्यू उतनी नहीं रही। इसको हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज पे क्या आ चुका था, लॉस आ चुका था, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे लॉस आ चुका था। एक कॉन्सेप्ट, इसी को दूसरे कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ लें आप कि मेरे पास एक डब्बा है, एक बॉन्ड है, मैं लोगों को कहता हूं ले लो मेरे से ले लो, 100 का है, 100 का, सपोज करो 100 का डब्बा है, 100 का डब्बा है, इस पे 1% रिटर्न मिलेगा, 1% रिटर्न। मैं ये बात लगा रहा हूं मार्केट में, लोग 100 देने के लिए मुझे तैयार थे, तो एक बंदा और आया, उसने कहा जी 100 का बॉन्ड ले लो, 100 का, लेकिन 4% रिटर्न मिलेगा, ये आपको 4 पे देगा साल में, ये 1 रुपया देगा। मेरे वाले बॉन्ड की क्या होगी, मेरे वाले बॉन्ड तो ठुस हो जाएगा यहीं पे। मेरे वाले बॉन्ड को तो लोग पूछेंगे नहीं, वो कहेंगे हम नहीं लेते, 1% क्यों ले हम, जब हमें मार्केट में 4% वाला मिल रहा है। तो मेरा जो बॉन्ड है, यानी जो सिलिकॉन बैंक का बॉन्ड था, 10 years 1% वाला बॉन्ड, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब ये वाला एक प्रॉब्लम फेस कर रही है सिलिकॉन बैंक लिमिटेड। वन ऑफ द रीजंस, अब ये आपने माइंड में रखना है कि इनके इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू कम हो चुकी है। ओके, अब अगर इनकी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू कम हो चुकी है तो मार्केट में बेचेंगे तो सस्ती बेचनी पड़ेंगी, लॉसेस पे बेचनी पड़ेंगी ना। गुड, अब ये सर स्टोरी है यहां तक। अब आ जाए यार जरा, हुआ क्या। हुआ ये कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई थी फेयर वैल्यूज पे, जो फेयर वैल्यूज पे लिखी जाती हैं, जिनके गेन लॉसेस लिखे जाते हैं या जिनको डिस्क्लोज किया जाता है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2020 दिसंबर 2022 इनका ईयर एंड था। दिसंबर 2022 में हमारी जो अनरियलाइज्ड लॉसेस थे ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, वो एक्सीड कर गए थे 15 बिलियन। अब 15 बिलियन का लॉस आ गया, और ये मैंने अभी रिलेट भी किया क्यों आया, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके थे। यूजुअली हम इस एडजस्टमेंट्स को कहते हैं मार्क टू मार्केट, हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं इसको। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे लॉस आ चुका है। अब ये बात समझ आ गई। उधर से एक दो काम और होना शुरू हो गए। अब जरा बात समझना, उधर से एक भाई बैंक थे, एक और भाई बैंक थी, जिसका नाम था सिल्वर गेट बैंक। ये क्या करती थी, ये क्रिप्टो करेंसीज वाले जो लोग थे ना, ये उनको फैसिलिटेट करती थी, उनके साथ जरा डीलिंग थी इनकी, उनके अकाउंट्स ओपन करके बैठे हुए थे, उनको जरा इधर उधर कर रहे थे। अब हुआ क्या, क्रिप्टो करेंसीज की हालात खराब हुए, उसकी वैल्यूज में डिक्रीज आया, तो ये वाले जो बैंक थे, जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स को कैटर करते थे, इनको भी समझ आ गई कि हमारा भी सर्वाइवल नहीं। इसका मतलब ये है कि सिल्वर गेट बैंक ऑलरेडी टेंशन में चल रहा था, लोगों को अमेरिका में खबरें चल रही हैं सिल्वर गेट बैंक डिफॉल्ट करने के करीब है, वो लोगों को पैसा नहीं दे पाएगा, इसकी हालत ठीक नहीं है। अब जब एक खबर इस तरह की चल रही होगी ना, तो फिर भाई बाकी बैंक्स पे भी लोग डाउट तो करेंगे। तो अब दो खबरें इकट्ठी हो रही। अब जब मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जब उन्होंने देखा कि यार इस बैंक के क्या हालात हैं, और उन्होंने एक दो चीजें और ऑब्जर्व की, जो कि जिसमें पहली चीज क्या थी, एक स्ट्रेस टेस्टिंग होती है गाइस। स्ट्रेस टेस्टिंग ये होती है कि ये लोग देखते हैं कि बुरे हालात आ जाएं तो हमारा जो सिस्टम है वो कितना अच्छा ऑपरेट करेगा, क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। अब इसको डील कर रहा होता है एक जो रिस्क का का आपका रिस्क का हेड होता है। रिस्क एक पूरा का पूरा लाइन होती है बैंक में, जिसको एक भाई हेड कर रहे होते हैं। तो वो जो हेड ऑफ रिस्क डिपार्टमेंट होते हैं ना भाईजान, वो भी क्या कर चुके थे, रिजाइन कर चुके थे। और वो क्यों रिजाइन कर चुके थे, उसकी कई थ्योरीज चल रही हैं, मैं अब उस डिस्कशन में नहीं जा रहा, बट द पॉइंट इज के भाईजान कोई रिस्क डिपार्टमेंट का हेड अवेलेबल नहीं था इस बैंक। और ये जो सीईओ भाई थे, इन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग कम कर दी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग के भाईजान अगर आज हालात बुरे हो जाएं तो आज हमारी बैंक कहां पे खड़ी होगी, आज हमारे हालात बुरे होंगे, हालात बुरे होंगे मतलब मेजोरिटी लोग पैसे लेने आ जाएं, तो क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग इन लोगों को पैसा पे कर सकें। ये वाली स्ट्रेस टेस्टिंग होती थी। अब ये रिस्क जो भाई हेड कर रहे होते हैं रिस्क डिपार्टमेंट को, वो देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि यार कभी भी इतने लॉन्ग टर्म में ना सिचुएशन को लेके जाएं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए। अब वो वाले भी भाई भी नहीं थे। अब आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं। अब मूडीज ने कहा यार कि भाईजान मुझे डाउनग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लॉसेस आने की वजह से जो एसेट साइड है, एसेट्स इन्वेस्टमेंट साइड जो है वो कम है, और लाइबिलिटीज जिनसे पैसे लिए हुए हैं उनको तो पूरे देने हैं, तो लाइबिलिटी साइड ज्यादा हो रही है, तो आई नीड टू डाउनग्रेड योर क्रेडिट रेटिंग, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपके हालात खराब हैं, तो आप देख लें।
अब ये जो सीईओ थे इसके, उसको थोड़ी सी टेंशन हुई, उसको लगा कि पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब पैसे इकट्ठे करने के दो ही सोर्सेज हैं, या तो और उधार ले लो, अब और उधार लेंगे तो लायबिलिटी साइड तो और बढ़ जाएगी। सही हो गया। दूसरा क्या करें, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, यानी कैश, कैश अभी अपने पास क्रिएट करने के लिए क्या करें, अपने इक्विटी प्रोवाइडर्स को कहें यार कि हमें पैसे देते हैं। सर अब हालात इस तरह के तरफ जा रहे थे कि इक्विटी प्रोवाइडर्स ने इन्हें पैसा देने से मना कर दिया। इक्विटी प्रोवाइडर्स ने इन्हें पैसा देने से मना कर दिया। अब ये सारे वाकयात हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मूडीज ने तड़ी लगाई हुई है कि भाई मैं आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन ग्रेड करने वाला हूं, जल्दी जल्दी चीजें ठीक कर लो। हमारी एक ये आ रही है। फिर क्या हो रहा है मेरे भाइयों, जी सर, टेस्ट स्ट्रेस टेस्टिंग ये कम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे हैवी लॉसेस हैं। अब इनको लगा यार कि शेयर होल्डर्स तो पैसे नहीं दे रहे, तो इनको लगा यार कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना चाहिए। यहां पे सीईओ भाई ने एक और गलती कर ली। गलती कर ली, या उसने कहा कि चले निकलते हैं, उसने कहा मैं तो निकलू ना। उसके पास जितने शेयर्स थे अपनी ही बैंक के, उसने सारे के सारे शेयर्स अपने बेच दिए। उसने मार्केट में अपने सारे शेयर्स बेच दिए, और ये रिक्वायरमेंट होती है कि यू नीड टू डिस्क्लोज। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर आप अपने शेयर्स बेच रहे हैं, कोई सीईओ कंपनी या कोई एग्जेक्टिव शेयर्स बेच रहा है, तो उसका एक डिस्क्लोजर देना होता है फॉरन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को। तो उन्होंने नोटिस भी दे दिया। अब हुआ ये कि वो भाईजान बेच चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स, अब सीईओ को तो सारा कुछ पता है कि चल क्या रहा है। अब इन्हें लगा कि इन्वेस्टर्स पैसे नहीं दे रहे, शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे, इक्विटी रेज नहीं की जा सकती, तो क्या करें। तो इन्होंने अपनी जो हेल्ड टिल मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स थी उनको मार्केट में बेच दिया, ताकि लिक्विडिटी है, पैसा इकट्ठा हो जाए। अब जब इन्होंने बेची तो 1.8 बिलियन का लॉस शो कर दिया, और इन्होंने लोगों को बता भी दिया कि भाई इतना लॉस आ गया। अब जब ये खबर पहुंची तो लोगों ने क्या करना था। जब लोगों को खबर पहुंची, अब जो बंदा, जो थोड़े जरा ज्यादा पैसे वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो इन सारे इवेंट्स को देख रहे थे। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के बाद ऐसे नहीं बैठना चाहिए, थ्रू आउट देखते रहना चाहिए। जो भी फैक्टर्स, जो भी सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, उन सब पे नजर रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करते हैं। तो भाईजान उन लोगों ने कहा यार कि कंपनी के हालात बहुत खराब, बैलेंस शीट में लॉसेस नजर आ रहे हैं, मार्क टू मार्केट करें तो, और सीईओ अपने शेयर्स बेच चुके हैं, शेयर होल्डर्स इन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैवी लॉसेस पे बेची हैं। तो भाईजान उन्होंने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और हमने ऊपर बात की थी कितना पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया था एक ही दिन में। 9 मार्च को उन लोगों ने $42 बिलियन विड्रॉ कर लिए थे। और जब ये वाली सिचुएशन नजर आई हमें, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि यार ये कंपनी के हालात बहुत खराब हैं। और अल्टीमेटली 10 मार्च को ये कंपनी, यानी ये बैंक क्या कर जाता है, डिफॉल्ट। यानी समझ आ गई थी कि कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस किस पे जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप समझदार लोग हैं, आपको आइडिया होगा जिस जिस बंदे के पैसे इस बैंक में पड़े हुए थे वो फंस गए हैं। अब आप कहेंगे सर वो आपने बात की थी इंश्योरेंस की, तो यस इंश्योरेंस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जब इस बैंक को टेक ओवर किया 10 मार्च को, तो उन्होंने 2-3 दिन में ही कहा कि जो इंश्योर्ड पैसा है वो कोई भी यूजर अपना ले सकता है, अनइंश्योर्ड की तरफ ना जाना। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को क्या हुई है, ऑलमोस्ट 80 to 87% पैसा अनइंश्योर्ड था इस बैंक के पास। यानी वो जो 2,50,000 की सिक्योरिटी लिमिट प्रोवाइड की जा रही थी ना इन्हें, 2,50,000 की, इस सिक्योरिटी के हिसाब से सिर्फ 11% लोगों को पैसा वापस हो रहा है, बाकी सारे लोगों का पैसा फारग हो चुका था। ये अभी तक सिचुएशन है। नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि क्या किया जाए, और उस गवर्नमेंट की प्लानिंग में गवर्नमेंट ने कहा कि यार बेल आउट दें, कुछ इन लोगों को कुछ कंपनसेट करें। तो हमारे जो बाइडेन साहब ने कह दिया कि भाईजान हम इस तरह के बेल आउट से बाहर हैं, हम कोई नहीं इस तरह के पंगों में पड़ रहे। और सेक्रेटरी वाले भाई ने भी कह दिया है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग अभी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। एंड दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ कि लोगों को 11% पैसा तो मिल रहा है, लेकिन मेजोरिटी पैसा लोगों का फंसा पड़ा है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।